गुड इवनिंग बच्चों। लास्ट टाइम पे हमने 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8 किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर इन एडजॉइंट फिगर ए बी सी टी इज ए पैरेललोग्राम इफ एंगल बी ए डी ए बी इक्वल टू 85 एंड एंगल डी बी सी इक्वल टू 60 degree, then calculate the two angles, angle CDB and angle ABD। मतलब ये पैरेललोग्राम हमें दिया हुआ है, तो यहाँ का एंगल A 85 डिग्री का है और ये एंगल B जो डायगोनल के साथ बन रहा है जिसका नाम है DBC, है ना। तो ये 60 डिग्री का है। हमें कौन सा एंगल निकालना है? एक निकालना है CDB, मतलब एक तो ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला, ठीक है, ये वाला एंगल निकालना है। और दूसरा ABD मतलब एक तो ये एंगल निकालना है, एक ये निकालना है और एक ये निकालना है। तो सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो इस पैरेललोग्राम में सबसे पहले ABCD पैरेललोग्राम के बाद गिवन लिखेंगे। तो DAB इक्वल टू 85 और DBC इक्वल टू 60, ये हमने क्वेश्चन से गिवन लिख दिया। अब हम फर्स्ट वाला निकाल रहे हैं CDB एंगल, मतलब CDB एंगल, यहाँ का एंगल निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये एंगल निकालने के लिए हम एक बात जानते हैं कि पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब ये अगर 85 है तो एंगल C भी कितना हुआ? 85 हो गया ना। तो हमें जो एंगल निकालना है वो कब निकलेगा? जब हम इस ट्राइंगल को मानेंगे कि BCD ट्राइंगल है और उस BC में एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो पहले दो एंगल पता होंगे तभी तो तीसरा वाला निकलेगा जो हमें निकालना है। तो ये निकालने के लिए हमें पता है पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो हमने ये लाइन लिखी कि इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल आर इक्वल, सो DAB इक्वल टू DCB, मतलब DAB इक्वल टू DCB, मतलब ये C एंगल इक्वल है। तो दो एंगल हो गए। अब हमने इन ट्राइंगल ले लिया BCD, ऊपर वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी हम जानते हैं, एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 180 होता है। एंगल B मतलब 60 डिग्री हमें गिवन है। एंगल C हमने निकाला अपोजिट एंगल से 85 और एंगल D हम निकाल रहे हैं तो 100। तो ये 60 और 85 145 हो जाएगा। इसके बाद ये 145 जो है ये इधर आएगा, साइड चेंज करेगा तो प्लस का इधर आके माइनस बना। तो एंगल D इक्वल टू क्या है? 35। और एंगल D को हम क्या लिख सकते हैं? तो एंगल D कहाँ है? ये रहा, इस ट्राइंगल का ये रहा। तो इसका नाम क्या लिख सकते हैं? CDB लिख सकते हैं। तो CDB लिख सकते हैं। एंगल D को हम क्या लिख सकते हैं? CDB। और ये हमारा 35 आया, तो ये हमारा आंसर कंप्लीट। तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। इसका नेक्स्ट हमें निकालना है ABD एंगल निकालना है। तो ABD है कहाँ? तो आप देखोगे कि ABD मतलब ये वाला जो एंगल है ये निकालना है। तो ये वाला एंगल हमारा क्या आया? 35 डिग्री का। तो हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम में अपोजिट जो साइड होती है वो पैरेलल होती है। तो एक हमने पढ़ा था पैरेलल लाइन में जब कोई ट्रांसवर्सल आती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं पैरेलल लाइन के ट्रांसवर्सल के द्वारा, है ना। ये तो आपने पढ़ रखा हो 7 में, अल्टरनेट इंटीरियर। तो ये AB और DC क्या है? पैरेलल है। और ये BD डायगोनल क्या है? ट्रांसवर्सल है। तो ये 35 और ये वाला एंगल जो हमें निकालना है ये अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, है ना, पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट से। तो वो कॉन्सेप्ट जो 7 में था वो भी हमें याद रखना है। तो पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट लगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे एंगल CBD इक्वल हो जाएगा ABD के, ठीक है। दोनों कितने हो गए? 35 के हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो हमारा सेकंड वाला एंगल भी आ चुका है, एंगल ABD इक्वल टू 35। तो हमारे दोनों पार्ट सॉल्व हो गए थे। ये एक्सरसाइज ओवर हो गई। आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज असाइनमेंट 7.3, इसमें फर्स्ट MCQ है। तो MCQ में हम सारे नहीं करेंगे, केवल फर्स्ट और सेकंड करेंगे, है ना। तो ये प्रॉपर्टी की बेस पे है। तो आप बच्चों, आप लोगों को सारे क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन मैंने लिखा दी थी जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था, तब उनकी प्रॉपर्टी भी लिखा दी थी। तो आपको डेफिनेशन और प्रॉपर्टी सभी की याद होनी चाहिए, तभी आप ये एक्सरसाइज कर पाओगे, ठीक है।
तो फर्स्ट MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर रोम्बस। रोम्बस के लिए क्या सही नहीं है? तो रोम्बस की प्रॉपर्टी याद होगी तभी तो। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो ये तो सही है, रोम्बस में होता है। सेकंड, ऑल एंगल्स आर 90, तो सारे एंगल 90 के होते हैं, तो ये गलत है। रोम्बस में सारे एंगल 90 के नहीं होंगे। अगर रोम्बस में सारे एंगल 90 के हो गए तो वो रोम्बस क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि रोम्बस में ऑल साइड इक्वल होती है, ये तो हमें पता है। अगर सारे एंगल भी 90 के हो गए तो वो रोम्बस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं होती, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, ये नहीं होगा। फिर भी सी देखते हैं, डायगोनल परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर मतलब डायगोनल एक दूसरे को 90 पर कट करते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये बात सही है, अभी हमने क्वेश्चन में देखा भी था। तो परपेंडिकुलर होते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम रोम्बस की प्रॉपर्टी जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ऑल साइड आर इक्वल, तो ऑल साइड तो इक्वल होती है रोम्बस में, तो ये भी ए भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है, केवल बी वाला रॉन्ग था, तो इनकरेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट हमारे इसलिए। अब सेकंड, वन ऑफ द एंगल फॉर्म्ड बाय द डायगोनल एंड एडजेसेंट साइड ऑफ रोम्बस इज 20, ऑल 4 एंगल्स ऑफ द रोम्बस आर। तो हम यहाँ पे जानते हैं कि वन एंगल ऑफ फॉर्म्ड बाय द डायगोनल एंड एडजेसेंट साइड, और डायगोनल के द्वारा जो एंगल बना है वो हमें दे रखा है 20, तो हमें सारे एंगल निकालने। तो देखो ये रोम्बस का डायग्राम बनाया है, डायगोनल हमने कौन सा बनाया है? AC। तो इस AC और इस एडजेसेंट, मतलब कि AC के साथ एडजेसेंट AB है ना। तो AB वाला जो है ये एंगल अगर 20 का है, तो ये जो एंगल है ये क्या होगा? इक्वल होगा एडजेसेंट इसके साथ वाला एंगल के, मतलब इसके साथ वाला इधर वाला। तो दोनों ही एंगल इक्वल होंगे, मतलब ये 20 है तो ये पूरा क्या होगा? 20। तो ये पूरा कितने का हुआ? ए एंगल 20 और 20 40, तो एंगल ए 40 डिग्री का होगा, ठीक है। और एंगल सी भी कितने का होगा? 40 डिग्री, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं रोम्बस में भी। तो हमें 40 डिग्री ऑप्शन ए में नज़र आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन नहीं कर रहे हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टेट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। कौन से ट्रू है कौन से फॉल्स है? तो ये हमारे बेसिक पर रिलेटेड, मतलब आपको प्रॉपर्टी याद होगी तो आप समझ जाओगे, ठीक है। तो फर्स्ट है, एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। सारे स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं, तो स्क्वायर में क्या होता है? अपोजिट साइड इक्वल भी होती है, हालांकि ऑल साइड इक्वल होती है स्क्वायर में, तो अपोजिट साइड तो इक्वल होगी ही ना। सारे एंगल भी 90 होते हैं, तो रेक्टेंगल की जो भी प्रॉपर्टी है वो स्क्वायर के अंदर लग सकती है ना। तो सारे स्क्वायर को हम रेक्टेंगल कह सकते हैं, तो ये ट्रू है। सेकंड, एवरी पैरेललोग्राम इज ए रोम्बस। सारे पैरेललोग्राम रोम्बस है, तो ऐसा नहीं है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है ना, और सारे पैरेललोग्राम रोम्बस में क्या होता है? ऑल साइड इक्वल होती है ना। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है, ऑल साइड इक्वल होना कंपलसरी नहीं है। तो सारे पैरेललोग्राम रोम्बस हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन रोम्बस पैरेललोग्राम हो सकते हैं, क्योंकि रोम्बस में जो भी पैरेललोग्राम की जो भी प्रॉपर्टी है वो रोम्बस में फॉलो होती है, लेकिन रोम्बस की प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में फॉलो नहीं होती। तो इसलिए ऑल द पैरेललोग्राम इज रोम्बस, सारे पैरेललोग्राम रोम्बस है, फॉल्स हो गया। एवरी रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, ये ट्रू है, क्योंकि रेक्टेंगल जो है वो किससे बना है? पैरेललोग्राम से ही बना है ना। तो सारे जो रेक्टेंगल है वो पैरेललोग्राम से बने हैं, मतलब कि रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम हम कह सकते हैं, तो ये ट्रू हो गया। एवरी रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर, एवरी रेक्टेंगल का मतलब होगा रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है, लेकिन ऑल साइड इक्वल नहीं होती, लेकिन स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होती। तो सारे रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकते हैं क्या? नहीं ना, कि ऑल साइड इक्वल नहीं है, तो फॉल्स। फिफ्थ है, एवरी स्क्वायर इज ए रोम्बस। स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होती है, सारे एंगल 90 के होते हैं, डायगोनल इक्वल होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होते हैं, तो सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर में रोम्बस की लगती है ना। तो एवरी स्क्वायर इज ए रोम्बस, सारे स्क्वायर जो है वो रोम्बस हो सकते हैं, तो हो सकते हैं, क्योंकि रोम्बस में जो भी प्रॉपर्टी वो स्क्वायर में तो लगेगी है ना, तो ट्रू है। इसके बाद अगला है, एवरी रोम्बस इज ए स्क्वायर। एवरी रोम्बस इज ए स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि रोम्बस में ऑल एंगल 90 के नहीं होते हैं, तो इसलिए फॉल्स हो गया, तो 6 वाला फॉल्स है। उसके बाद 7, एवरी स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम।
सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम से ही क्या बनता है, स्क्वायर बनता है ना, तो स्क्वायर ही पैरेललोग्राम से बनते हैं, तो सारे स्क्वायर तो पैरेललोग्राम तो होंगे ही ना, तो ये ट्रू है। इसके बाद एर्थ, एवरी रोम्बस इज पैरेललोग्राम, तो रोम्बस किससे बनता है, पैरेललोग्राम से ही तो बनता है। बस पैरेललोग्राम में अगर ऑल साइड इक्वल हो जाए तो वो रोम्बस बन जाएगा, तो रोम्बस जो होगा वो पैरेललोग्राम होता है, तो ये भी ट्रू है। इसके बाद 9th, एवरी पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल, सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल है, ये फॉल्स है, क्योंकि रेक्टेंगल में सारे एंगल 90 के होते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम में सारे एंगल 90 का हो ये कंपलसरी नहीं है, तो ये फॉल्स है। उसके बाद एवरी पैरेललोग्राम इज ए ट्रेपेजियम, तो ये ट्रू है, क्योंकि ट्रेपेजियम में क्या होता है, वन पेयर जो होगा वो अपोजिट साइड का पैरेलल होगा, मतलब एक अपोजिट साइड का जो वन पेयर होगा, मतलब आमने सामने की जो साइड है वो पैरेलल होगी, एक पेयर, मतलब दो साइडें पैरेलल होगी, है ना। लेकिन पैरेललोग्राम में तो दोनों चारों साइड एक दूसरे के पैरेलल, मतलब अपोजिट साइड पैरेलल होती है ना, तो इसमें 2 पेयर पैरेलल होते हैं, इसमें 1 पेयर होता है, तो अपोजिट पैरेललोग्राम में तो ज़्यादा पेयर पैरेलल है ना, पैरेललोग्राम को ट्रेपेजियम तो कह ही सकते हैं, ठीक है। एवरी पैरेललोग्राम इज ए स्क्वायर, सारे पैरेललोग्राम स्क्वायर नहीं हो सकते, क्योंकि स्क्वायर होने के लिए सारे एंगल 90 का चाहिए, तो सारे पैरेललोग्राम में एंगल 90 का थोड़ी आता है, और ऑल साइड भी इक्वल नहीं होती, तो ये फॉल्स है। इसके बाद 12, एवरी स्क्वायर इज ए ट्रेपेजियम, तो ये ट्रू है, स्क्वायर में भी पैरेलल साइड होती है, अपोजिट साइड जो होती है वो पैरेलल होती है। ट्रेपेजियम में तो एक पेयर होता है, 1 पेयर इज अपोजिट साइड आर पेयर, तो ये ट्रू है, ठीक है, क्योंकि इसमें तो ज़्यादा होते हैं, एक से भी ज़्यादा पेयर अपोजिट हो रहे हैं। नेक्स्ट है एवरी ट्रेपेजियम इज स्क्वायर, तो एवरी ट्रेपेजियम स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रेपेजियम में ऑल एंगल इज 90 डिग्री के नहीं होते हैं, ऑल साइड इक्वल नहीं होती है, तो एवरी ट्रेपेजियम नहीं हो सकता, तो फॉल्स है। इसके बाद एवरी ट्रेपेजियम इज पैरेललोग्राम, ये भी फॉल्स है, क्योंकि ट्रेपेजियम में 1 पेयर होता है पैरेलल, और पैरेललोग्राम में 2 पेयर होते हैं, पैरेललोग्राम तो बना नहीं सकते हम ट्रेपेजियम को, तो इसलिए ये फॉल्स है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी की बेस पे था, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स ऑफ द रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, स्क्वायर और रेक्टेंगल के बीच में कंपेरिजन है, तो किसके लिए ट्रू है और किसके लिए फॉल्स, तो देखते हैं। इट हैज़ ऑल इट्स साइड आर इक्वल लेंथ, सारी साइड इक्वल लेंथ की होती है, तो रेक्टेंगल में तो सारी साइड इक्वल नहीं होती है, तो फॉल्स, स्क्वायर में होती है, तो ट्रू। इट हैज़ 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट साइड का पेयर इक्वल होता है, तो रेक्टेंगल में भी ट्रू है और स्क्वायर में भी ट्रू है, क्योंकि स्क्वायर में तो सारी साइड इक्वल है, तो अपोजिट साइड तो इक्वल हो ही जाएगी ना। इट्स डायगोनल इज बाइसेक्ट ईच अदर, रेक्टेंगल में भी बाइसेक्ट करते हैं और स्क्वायर में भी करते हैं, दोनों पे टी आ जाएगा। डायगोनल आर परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट ईच अदर, तो डायगोनल परपेंडिकुलर नहीं होते, एक दूसरे को कट 90 पे रेक्टेंगल के अंदर नहीं करते हैं, लेकिन स्क्वायर के अंदर करते हैं, तो रेक्टेंगल में फॉल्स और स्क्वायर में ट्रू। डायगोनल्स आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर टू ईच, इक्वल तो दोनों में होते हैं, लेकिन परपेंडिकुलर रेक्टेंगल में नहीं होता है, तो ये दोनों प्रॉपर्टी के लिए होना चाहिए, तो ये तो स्क्वायर में होता है ट्रू और रेक्टेंगल में नहीं होती है, इसलिए फॉल्स। डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये स्क्वायर में होता है, और परपेंडिकुलर नहीं होते हैं रेक्टेंगल में, तो फॉल्स। डायगोनल्स आर इक्वल परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट ईच अदर, इक्वल भी होते हैं, परपेंडिकुलर भी होंगे, बाइसेक्ट भी करेंगे, तो ये इक्वल और बाइसेक्ट तो रेक्टेंगल में भी होता है, लेकिन परपेंडिकुलर जो है वो स्क्वायर में होता है, तो इसलिए यहाँ पे ट्रू है और रेक्टेंगल में फॉल्स। ऑल इट्स एंगल्स आर इक्वल, सारे एंगल इक्वल होते हैं, तो दोनों में 90 के एंगल होते हैं, तो दोनों के लिए ट्रू है, दोनों के लिए टी। डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट, तो इक्वल भी होते हैं बाइसेक्ट भी करते हैं, तो दोनों में ही ऐसा है कि इक्वल भी होते हैं बाइसेक्ट भी करते हैं, तो ये दोनों में ट्रू आएगा। लेकिन स्क्वायर में एक चीज़ ज़्यादा है कि बाइसेक्ट करते हैं लेकिन बीच में 90 का एंगल भी बनता है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो स्क्वायर में परपेंडिकुलर भी होता है, इक्वल भी होता है, बाइसेक्ट भी करते हैं, तो इसलिए स्क्वायर में 3 चीज़ें हो गई, लेकिन रेक्टेंगल में केवल 2 चीज़ होती है, इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए ये चीज़ तो होती है स्क्वायर में, तो इसलिए दोनों में ट्रू आया। इट्स डायगोनल आर इक्वल, इक्वल तो दोनों में होते हैं स्क्वायर रेक्टेंगल, तो इसलिए दोनों में ट्री आया, तो ये हमारा हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, इसमें भी ट्रू फॉल्स बताना है, तो ये सारे जो क्वेश्चन हमने किए वो प्रॉपर्टी के बेस पे। अब ये ट्रू फॉल्स किसके लिए बताना है, रोम्बस की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। इट हैज़ ओनली 2 पेयर ऑफ इक्वल साइड, 2 पेयर ऑफ इक्वल साइड होता है, तो केवल 2 साइड ही इक्वल होती है, ऐसा फॉल्स है ना।
इट हैज़ टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड, तो यहाँ पे अपोजिट साइड पैरेलल होती है, तो टू पेयर, पेयर मतलब दो साइड साथ में, तो ए बी और सी डी पैरेलल है और ए डी और बी सी पैरेलल है, तो ये ट्रू है, टू पेयर होते हैं। ठीक है, इसके बाद टू ऑफ इट्स एंगल्स आर राइट एंगल, इसमें दो एंगल 90 के होते हैं, तो ये फॉल्स है, रोम्बस के अंदर ऐसा नहीं होता। इट हैज़ टू पेयर ऑफ इक्वल एंगल, तो इक्वल एंगल्स होते हैं, अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो इसलिए ट्रू है। इसका नेक्स्ट, इट्स डायगोनल आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये बात इक्वल नहीं होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ये बात सही है, लेकिन रोम्बस के अंदर डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, तो ये कह रहा है इक्वल होते हैं परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर तो सही है लेकिन इक्वल सही नहीं है, इसलिए फॉल्स। इट ऑल हैज़ इट्स साइड्स आर इक्वल लेंथ, सारी साइड इक्वल होती है, तो रोम्बस में ये बात सही है, ट्रू। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, तो ये बात भी सही है, बाइसेक्ट भी करते हैं 90 पर करते हैं, इसलिए ये सही है, लेकिन इक्वल नहीं होते हैं बस, तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90, तो ये बात सही है, तो ये हो गया। फिफ्थ हम नहीं करने वाले हैं, लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम इस एक्सरसाइज का 6, उसके बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12 हम कोई भी क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं बच्चों। तो ये चैप्टर का और हमारे टर्म 1 का ये लास्ट क्वेश्चन है ना, यहाँ तक हमारे टर्म 1 में आएगा, तो आपको सिलेबस लिखा दिया गया है। तो लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का देखते हैं, 6 वाला। इन द एडजॉइंट फिगर ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ये रोम्बस है। फाइंड द मेजर्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल, हमें जो दिए हैं उनको एंगल फाइंड करना है। इफ़ एंगल ए सी बी इक्वल टू 30, केवल एक एंगल दे रखा है ए सी बी इक्वल टू 30, तो रिमेनिंग एंगल हम निकालना है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। रोम्बस ए बी सी डी जो है ऑल साइड इक्वल होती है, पता है, और यहाँ पे डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे को 90 पर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग की इन रोम्बस ए बी सी डी, एंगल हमें गिवन है ए सी बी इक्वल टू 30, मतलब ये एंगल गिवन है 30 का। अब फर्स्ट निकालना है बी ओ सी, मतलब ओ वाला एंगल निकालना कुल मिला के। तो ओ वाला एंगल कहाँ हो रहा है, डायगोनल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर, है ना। तो हम एक बार जानते हैं, इन रोम्बस डायगोनल आर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, मतलब डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे को 90 पर बाइसेक्ट करते हैं रोम्बस के अंदर, मतलब यहाँ पे ये डायगोनल और ये डायगोनल के बीच का एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। तो हमारा जो ओ एंगल है वो अपने आप प्रॉपर्टी के आधार पे 90 हो चुका है, तो बी ओ सी इक्वल टू 90 डिग्री। फर्स्ट वाला ख़त्म, आंसर आ चुका है। सेकंड वाला हमें निकालना है सी बी ओ। सी बी ओ कहाँ है, तो सी बी ओ मतलब ये एंगल, तो ये एंगल निकालना था हमें, 30 पता है 90 पता है, तो दो एंगल पता है, तो ये ट्राइंगल हो जाएगा बी ओ सी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे और ये एंगल हम निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, ठीक है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी जब हम लगाएंगे तो एंगल बी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल बी हमें निकालना है जिसका पूरा नाम हमारे पास सी बी ओ है, तो एंगल बी निकालना है। ट्राइंगल का शेप आपको पता चल जाएगा, उसमें देखोगे आप डायग्राम में, तो ओ 90 था, सी हमारा 30 है, तो 120 हो गया, 120 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो एंगल बी 60 डिग्री। और एंगल बी को ट्राइंगल के आधार पे नाम देंगे हम एंगल सी बी ओ, तो सी बी ओ हमारा 60 डिग्री आ चुका है, ये हमारा सेकंड हो गया। थर्ड वाला ओ ए डी निकालना है। तो ओ ए डी कहाँ है, तो अगर आप देखोगे डायग्राम में तो ओ ए डी कहाँ है, तो ओ ए डी मतलब ये वाला एंगल है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ये वाला एंगल 30 का है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, 30 का होगा। क्यों, क्योंकि ये साइड और ये साइड क्या है, पैरेलल है। तो हम जानते हैं कि जब दो साइड पैरेलल होती है, कोई ट्रांसवर्सल होती है, तो ये दोनों एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल होते हैं, वो इक्वल होते हैं, है ना। ये पैरेलल लाइन वाले कॉन्सेप्ट में आपको पता होगा। तो रोम्बस में ऑल साइड पैरेलल मतलब अपोजिट साइड पैरेलल होती है, तो यहाँ का जो एंगल है 30 वो उधर के एंगल से अल्टरनेट एंगल से इक्वल हो जाएगा। तो मतलब ये 30 है तो ये भी 30 है, मतलब कि कुल मिला के आपका जो आंसर है हमारा ए मतलब डी ए नहीं ओ ए डी वाला जो है, मतलब ये वाला जो एंगल है ना, इसका नाप
OAD ये कितने का हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। तो अब ऐसे लिखेंगे इसको कि एंगल BCO इक्वल टू OAD इक्वल टू 30 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इस प्रॉपर्टी से इक्वल हो गया तो हमारा एंगल OAD हो गया है 30 डिग्री का। ठीक है बच्चों, तो ये अल्टरनेट एंगल से डायरेक्ट हो गया। अब लास्ट एंगल निकालना है हमें, एंगल ABO निकालना है। तो ABO एंगल कहाँ है, तो ABO एंगल जो हमारा है ABO मतलब ये वाला एंगल है। तो हम एक बात जानते हैं कि रोम्बस के अंदर जो डायगोनल होता है वो एडजेसेंट साइड के साथ जो एंगल बनता है, मतलब जैसे BC और AB ये एडजेसेंट है, तो डायगोनल क्या करता है, इस वर्टेक्स पर इन एडजेसेंट एंगल, इस एडजेसेंट साइड के एंगल को बाइसेक्ट करता है। मतलब ये 60 का है तो ये भी कितने का होगा, 60 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि इस डायगोनल ने क्या किया, रोम्बस के अंदर ये प्रॉपर्टी लगती है कि जो डायगोनल होता है वो उसी वर्टेक्स के दोनों एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो हम इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन रोम्बस डायगोनल बाइसेक्ट अपोजिट एंगल ऑफ वर्टेक्स। सो अपोजिट एंगल ऑफ वर्टेक्स को बाइसेक्ट करता है, तो डायगोनल के दोनों तरफ के एंगल की बात हो रही है, अपोजिट मतलब पास के जो एंगल है। तो ABO इक्वल हो जाएगा CBO के। तो दोनों कितने का होगा, 60 डिग्री के। तो हमें क्या निकालना था, एंगल ABO इक्वल टू 60। तो ये हमारा हो गया, प्रॉपर्टी की बेस पे होते हैं सवाल ये। तो बच्चों ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर नंबर 7। अब हम नेक्स्ट वीडियो में टर्म 1 का रिवीजन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।